ये चलो ठीक है। लास्ट टाइम पे आपको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बताए जा चुके हैं सारी, ठीक है। एल परिपथ, आर परिपथ, 5, 6, 7 प्रकार के परिपथ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमारे पास इसी आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके पास है भाई वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य बोलते हैं इसको या शक्ति बोलते हैं भाई। आप कहेंगे पावर इन एसी सर्किट, एसी हो अल्टरनेटिव करंट है, एसी सर्किट। किसी एसी सर्किट में कितनी पावर होती है। अब जब आप सामर्थ्य की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में जो शक्ति होती है वो होती है उस वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर या ऊर्जा व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर। तो वैद्युत शक्ति का मतलब है कि किसी परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाती है, परिपथ की शक्ति कहलाती है या फिर सामर्थ्य कहलाती है। परिभाषा आप लिखोगे कि किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को या वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। और परिभाषा के अनुसार शक्ति बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, इसको हम पी लिखते हैं, पी फॉर पावर, ठीक है ना, बराबर होता है भाई वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू धारा, करंट मतलब। तो P बराबर V इंटू आई होता है, ये आपको याद रखना है। अगर किसी वैद्युत परिपथ में वोल्टेज V वोल्ट का है और धारा I एम्पियर की बह रही है, तो उसकी जो शक्ति होगी या धारा या ऊर्जा व्यय होने की जो दर होगी उसको होता है P बराबर V इंटू आई। P का जो मात्रक होता है, P का आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं पीछे, है P का मात्रक वोल्टेज इंटू आई का मात्रक वोल्ट, V का मात्रक वोल्ट हो गया, आई का मात्रक एम्पियर हो गया, वोल्ट एम्पियर हो गया सीधे सीधे। और वोल्ट एम्पियर को वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाट, आपने सुना हुआ है। और 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वाट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 वोल्ट एम्पियर के। तो ये इसको बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा, किसी भी वैद्युत परिपथ में शक्ति। अब वैद्युत परिपथ, चूंकि हमारे पास 6-7 प्रकार के हमने वैद्युत परिपथ पढ़े, ठीक है ना, तो वैद्युत शक्ति भी हमें वैसे उन्हीं परिपथों के अलग अलग परिपथों के लिए हमें वैद्युत शक्ति भी अलग अलग गणना करनी पड़ेगी, ठीक। तो वैद्युत शक्ति की गणना, पी की गणना, अब हम पी की गणना करते हैं और वो भी सर्किट वाइज, ठीक। तो नंबर फर्स्ट, जब परिपथ में क्या था भाई, और इसमें हम 7 प्रकार से नहीं करेंगे, हम 2 या 3 प्रकार से करेंगे और उसी में आप बाकी सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। जब वैद्युत परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो हमारे पास, मैं वैसे दोबारा बना दे रहा हूं आपके लिए फिगर, वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं। ये वैद्युत परिपथ है और इसमें शुद्ध प्रतिरोध है भाई, और इसके वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी है। इसके सिरों के बीच का वोल्टेज भी वही हो जाएगा जो कि, और आप जानते हैं कि जब वैद्युत परिपथ में केवल प्रतिरोध हो भाई, तो क्या होता है कि प्रतिरोध और धारा, ये करंट I है और ये वोल्टेज VR है, दोनों एक ही दिशा में होते हैं। इनके बीच का कलांतर क्या होता है, कलांतर, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर होता है 0 डिग्री, एक ही दिशा में होते हैं। और इसलिए ये चीज आप लिखोगे
कि जब वैद्युत परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो तो वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर होता है शून्य, ठीक है। और इसलिए वोल्टेज और धारा एक ही कला में होती है, तो आप कहेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यही बोलेंगे, क्योंकि वोल्टेज और धारा क्या समान कला में है। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब इसलिए परिपथ में शक्ति या परिपथ की शक्ति, परिपथ में शक्ति या परिपथ एक ही बात है। अभी आपने कहा P इक्वल टू क्या होता है भाई, V इंटू आई होता है, बोला शुरू में। P बराबर क्या होता है, V इंटू किसी भी परिपथ में जितना भी विभवांतर है या जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप जो परिपथ में धारा बह रही है, उन दोनों का गुणनफल परिपथ की शक्ति के बराबर होता है, ठीक, याद रहे। P बराबर V इंटू आई, तो P इक्वल टू V का मान अभी आपने कहा V0 साइन ओमेगा टी इंटू आई का मान है I0 साइन ओमेगा टी। अब देखो P बराबर हो गया V0 I0 तो हो गया, V0 हो गया, I0 हो गया, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। इसको बना दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा की पूरी साइकिल के लिए ये याद करना है, आपको याद रखना है, समझना है। प्रत्यावर्ती धारा के पूरी साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए, ये पूरी साइकिल या चक्र एक ही बात है, चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होगा वो होगा 1/2। ये नोट रखना आप लोग। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए जब वो जीरो से अधिकतम मान को प्राप्त करता है, फिर वापस जीरो आता है, फिर दूसरी तरफ अधिकतम मान को प्राप्त करता है, फिर वापस जीरो होता है, उस पूरे चक्कर के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो होता है 1/2 के बराबर। और इस मान को यहाँ पे रख लो, इसलिए आप कह सकते हैं P इक्वल टू 1/2 V0 इंटू I0। ये 1/2 हो गया, आगे से लिख दिया। अब हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज समझते हैं, ठीक है। P बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V0 बट्टे √2 इंटू I0 बट्टे √2 लिख सकते हैं। देखो √2 इंटू √2 इक्वल टू 2, 2 या 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया वापस। अब क्या होगा, देखो V0/√2, अब आप जानते हैं भाई कि V0 बट्टे √2 ये किसके बराबर होता है भाई, वोल्टेज के शिखर मान का 1/√2 गुना क्या होता है, VRMS, यानी कि वर्ग माध्य मूल वोल्टेज, वर्ग माध्य मूल मान, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। और इसी प्रकार से I0 बट्टे √2, I0 बट्टे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा IRMS। उनको वापस यहाँ पे रख दो, तो फाइनली यू विल गेट P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, इतना वाट, ठीक है, आसान है। अब आप क्या बोलोगे, अगर किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रतिरोध हो, तो उसका जो परिपथ में शक्ति होती है, उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति होगी VRMS और IRMS के गुणनफल के बराबर होगी, जहां VRMS वर्ग माध्य मूल मान है वोल्टेज का, और RMS जो है IRMS वो वर्ग माध्य मूल मान है किसका, करंट। तो ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि किसी भी परिपथ में शक्ति कितनी होगी। अब आप चाहो तो इसका एक ग्राफ बना सकते हो। वोल्टेज, ये सपोज के लिए वोल्टेज है, समान कला में है, ये धारा है, ये क्या है, ये धारा है, ये वोल्टेज है। तो जो
जिस समय वोल्टेज अधिकतम उस समय ये है परिपथ में शक्ति, यानी कि पावर P। जिस समय वोल्टेज और धारा अधिकतम होगी उस समय पावर भी अधिकतम होगी, जिस समय वोल्टेज और धारा शून्य होगी उस समय पावर भी शून्य होगी, और जिस समय दूसरी दिशा में अधिकतम होगी उस समय दूसरी दिशा में पावर भी अधिकतम होगी। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। आई बात समझ में? आसान है, इससे आसान क्या होना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट परिपथ लेते हैं भाई, मिटा दो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब अगला परिपथ है, ये तो रहने देंगे, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। वापस पी की ही गणना हो रही है, और सेकंड जो आपके पास है भाई वो है एल आर परिपथ। जब परिपथ में प्रेरकत्व हो और साथ में क्या हो, प्रतिरोध। नंबर सेकंड है जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा शुद्ध प्रतिरोध या प्रतिरोध नंबर सेकंड, और इसी में बाकी सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे एल आर परिपथ। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपने, फिर से वापस मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ, वैसे इसको बनाने की जरूरत नहीं है बार बार। एल हो गया और ये हो गया आर, एल आर, और ये हो गया वी बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ठीक है ना। इस परिपथ में क्या होगा कि धारा और प्रतिरोध समान कला में होते हैं, और वोल्टेज वाला VL जो है इसके सिरों के बीच का विभवांतर होगा VL, इसके होगा VR। तो VR और I तो समान कला में होते हैं, और ये I हो गया और ये हो गया VR। तो VR और I तो समान कला में होते हैं, और ये भाई VL और I के बीच कितना डिग्री का कलांतर होता था, 90 डिग्री, ऐसे होता है, ठीक है। और फाइनली हम क्या करते थे, इसका जो वोल्टेज निकालते थे ऐसे करके, ये V होता था। तो V बराबर V स्क्वायर बराबर होता था अंडर रूट VR का स्क्वायर, V बराबर होता था अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। याद है आपको, ये होता है। अगर किसी प्रतिरोध में, सॉरी, अगर किसी वैद्युत परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और उसके साथ एक कुंडली जुड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज धारा में अग्रगामी होता है। इस वाले के लिए वोल्टेज अग्रगामी, इस वाले के लिए जो फाइनल वोल्टेज होगा वो धारा से अग्रगामी होता है। और कितना अग्रगामी होता है, सपोज के लिए हमने कहा ये इतना अग्रगामी होता है, ठीक है ना। अब वोल्टेज धारा से अग्रगामी होगा, ध्यान एक चीज समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि VL यानी कि कुंडली के सिरों का बीच का विभवांतर जो है धारा से 90 डिग्री अग्रगामी है। VR यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर धारा के समदिश है, यानी कि उसके बीच कोई कलांतर नहीं है। अब क्या है कि इन दोनों का जो परिणामी वोल्टेज होगा वो परिपथ का परिणामी वोल्टेज होगा, तो ये निकलते हैं इन दोनों के विकर्ण के बराबर, यानी कि इसके बराबर। तो इसके बीच जो फाइनल वोल्टेज है V और धारा I के बीच कलांतर कितना है, फाई। तो जो परिणामी वोल्टेज है, इसमें परिणामी वोल्टेज V धारा I से क्या होता है, अग्रगामी होता है, अग्रगामी। और यदि V तथा I के बीच कलांतर, V तथा I के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई होगा, तो
इसके लिए गवर्निंग फॉर्मूले हो जाएंगे v बराबर v0 साइन ओमेगा टी और I बराबर क्या हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी -5। वोल्टेज अग्रगामी है, इसका मतलब क्या है, करंट क्या है, पश्चगामी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और I बराबर क्या लिख सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। तो दोनों में से आप कोई भी सेट ले सकते हैं, एक ही सेट हो गया, एक ही वाला सेट हो गया फॉर्मूले से, ठीक है। अब v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, I बराबर क्या है I0 साइन ओमेगा टी -5। मैं ये वाला ले रहा हूँ, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हैं। अब इस परिपथ की शक्ति की गणना करनी, इसलिए परिपथ में शक्ति, इसलिए परिपथ में शक्ति, अभी आपने कहा P बराबर V इंटू क्या होता है भाई, P बराबर V इंटू I। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि कहां से लिख रहे हैं। तो P इक्वल टू V इंटू I होती है, यहाँ पे P का मान रख दो भाई। तो P बराबर हो गया, V का मान है कितना, ये वाला ले लो V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी -5 ले सकते हैं, वो दिक्कत है ऐसे। P इक्वल टू हो जाएगा V0 इंटू I0, तो हमारे पास आ गया I0 है। अब साइन ओमेगा टी ये है, साइन ओमेगा टी को भी ऐसे रहना। अब देखो साइन ओमेगा टी -5 है भाई, तो साइन A माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला किस किस को याद है, क्लास 9 10th में पढ़ा जाता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। याद रहेगा, याद होना चाहिए आपको। तो अब यहाँ पे साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो साइन A की जगह ओमेगा टी, B की जगह 5, तो साइन A साइन ओमेगा टी कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी और साइन 5 हो गया, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन, ठीक है ना। अब P इक्वल टू हो गया V0 I0, तो यहाँ रहने दो, साइन ओमेगा टी को अंदर गुणा कर दो, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 5, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साथ में है साइन 5। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन 5 यहाँ तक जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें और चेंज करना, देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर या साइन 2a बराबर होता है भाई 2 साइन A कॉस A। याद है, नहीं है तो याद करो। अब साइन A कॉस A तो यहाँ पे है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, P इक्वल टू हो गया V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 माइनस, इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, लिख सकते हैं ऐसा। 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग दे दिया, और साइन 5 भी है तो साइन 5 को ऐसे रह देता हूँ भाई, ठीक है। P बराबर क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, केवल यहाँ पे P बराबर V0 इंटू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस 5 माइनस 1/2, देखो 2 साइन A कॉस B हो गया, 2 साइन A कॉस, साइन 2A का सूत्र हो गया, तो साइन 2A यानी कि साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बन गया, और साथ में यहाँ पे साइन 5 भी है, तो साइन 5 को ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है?
सिर्फ यहाँ पे चेंज समझो, 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया। ठीक, अब क्या करूंगा इसके आगे, यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर। अब प्रत्यावर्ती धारा के, ये नोट करने वाली चीज है, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्र के लिए, एक साइकिल के लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है, अभी बताया इससे पहले कितना होता है 1/2, और साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान ये होता है 0। ये चीज नोट करनी है, दोनों याद रहेगा। और इसलिए P बराबर हो जाएगा V0 इंटू I0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 हो गया और कॉस फाई हो गया, और माइनस ये हो गया 0, साइन 2 ओमेगा टी का मान हो गया 0, तो 2 ओमेगा 2 इंटू साइन फाई बराबर भी हो गया 0, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, तो बाद वाला पूरा पार्ट हो गया 0। तो P बराबर बच गया, P इज फाइनली V0 I0, 1/2 को आगे लिख दूं, 1/2 V0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई, या P बराबर ऐसे लिख सकते हैं फिर से वापस, जैसे हमने पहले गणना की थी, V0 बाई √2 इंटू I0 बट्टे √2 इंटू कॉस फाई, और P इज फाइनली ये VRMS हो गया, ये हो गया IRMS, और ये हो गया कॉस फाई, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, समीकरण जो भी बन गई बना, कितना वाट है। अगर परिपथ में प्रेरकत्व हो और प्रतिरोध हो तो उस परिपथ की जो शक्ति होगी वो होगी VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, जहां कॉस फाई को, यहाँ पे कॉस फाई ये डिसाइड कर रहा है कि परिपथ की शक्ति कितनी होगी, ये सब का सब डिसाइड करेगा फाई, यानी कि कॉस फाई। तो जहां कॉस फाई को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं, परिपथ का शक्ति गुणांक, पावर कोफिशिएंट, पावर, ये ध्यान रखने वाले। कई बार सिर्फ इतना पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शक्ति गुणांक की कॉस फाई है, ये कॉस फाई डिसाइड करेगा कि इस परिपथ की शक्ति कितनी होगी, LR परिपथ में शक्ति कितनी, ठीक है ना। अब कॉस फाई का मान हम कैसे निकालेंगे, अभी आपने देखा, ये देखो यहाँ वाले इसमें, तो LR परिपथ में tan फाई बराबर क्या होगा, लंबटे आधार होता है ना, तो XL होगा, XL बराबर ओमेगा L होगा, VL बराबर होगा IXL, I, और VR बराबर होगा, देखो VR होगा IR और VL बराबर होगा IXL, तो tan फाई बराबर हो जाएगा IXL बटे IR, I से I कटा, बचा XL बटे R, और XL किसके बराबर होता है, XL आप जानते हैं किसके बराबर होता है भाई, ओमेगा L, तो tan फाई बराबर ओमेगा L बटे R होता है। अब मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये फाई है एंगल, तो ये ओमेगा L हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा R, तो ये वाली भुजा हो जाएगी कितनी, इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा ना, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग धन स्तंभ का वर्ग, तुम सभी जानते हैं। तो ये इस फिगर से देखो, और इसलिए कॉस फाई बराबर हो जाएगा इस वाले चित्र से, कॉस फाई बराबर आधार बटे कर्ण, तो R बटे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर L का स्क्वायर, ये शक्ति गुणांक है भाई, ये परिपथ का क्या है, शक्ति गुणांक। तो LR परिपथ क्या होता है, और LR परिपथ में
परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। आई बात समझ में। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने, एक साइन ए माइनस बी का और एक साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए रहेगा। या यहाँ पे चेंज करना, समझो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी आया हुआ है, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी यानी 2 साइन ए कॉस ए आएगा, तो साइन 2a बन जाएगा, तो इसलिए 2 से गुणा किया, 2 से भाग दिया, बस इतना समझ में। फिर वापस 1/2 इसका मान, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हो गया 1/2, साइन 2 थीटा का औसत मान 0 होता है, ठीक है ना। और जब 0 होता है तो ये वाला पार्ट हो गया 0, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 कॉस फाई, 1/2 को हमने फिर से वही 1√2 इंटू √2 से रिप्लेस कर दिया। V0 बट्टे √2 बराबर VRMS, I0 बट्टे √2 बराबर IRMS कॉस फाई। कॉस फाई को हमने कैसे निकाला वो मैं बता चुका हूँ। क्लियर, आ गई बात समझ। तो ये दूसरा परिपथ हो गया, ठीक है ना। मिटा दूं। अब इसमें एक छोटी सी आर्टिकल और है, और आर्टिकल छोटी है, लेकिन अगर आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे तो वो आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा बार आपको देखोगे कि रिपीट हुई है, लगभग हर साल दूसरे साल वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है आर्टिकल, ठीक है ना। और उसका नाम है भाई वाटहीन धारा। कभी सुना है वाटहीन धारा? इसको भी मिटा देता हूँ, सारा ही समाप्त। नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल है भाई वाटहीन धारा। वाटहीन धारा, वाटहीन का मतलब है वाट है ही नहीं, यानी कि पावर है ही नहीं। इसको वाटलेस करंट या पावरलेस करंट, पावरलेस यानी इसमें ना तो पावर है ही नहीं, वाट नहीं है। वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब क्या होता है? पावर का मात्रक है ना। तो वाटलेस का मतलब पावर है ही। अब कोई ऐसा परिपथ हो सकता है, आप इमेजिन करो कि एक ऐसा परिपथ जिसमें कि धारा बह रही है भाई, और उसमें कार्य करने की कोई क्षमता ही नहीं है, यानी कि उसमें वैद्युत ऊर्जा व्यय हो ही नहीं रही। अगर ऐसा परिपथ अगर हमें मिल जाए तो क्या होगा? हम जितनी मर्जी उतनी धारा ले लें उससे, ठीक है ना, और वो क्षय हुई ना, वैद्युत ऊर्जा क्षय हुई नहीं, वो एक आइडियल सर्किट हो जाएगा, आदर्श सर्किट। अब होता कैसे, देखो प्रैक्टिकली कैसे होता है और थ्योरेटिकली इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, ये देखो। ये आपको नोट करना है कि यदि किसी परिपथ में, अब किसी एसी परिपथ का मतलब है अल्टरनेटिव करंट सर्किट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में नंबर फर्स्ट शुद्ध प्रेरकत्व और नंबर सेकंड शुद्ध धारिता, दोनों में से कोई, एल या सी, या है और है, दोनों नहीं है, ध्यान दें। या तो शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध धारिता है। तो इन दोनों परिपथों में वोल्टेज तथा धारा के बीच जो कलांतर होता है, कलांतर फाई बराबर होता है भाई 90 डिग्री। पहले वाले वोल्टेज में अगर एल है तो जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है। दूसरे वाले परिपथ में अगर उसमें केवल सी है तो 90 डिग्री क्या होता है? पश्चिमगामी होता है। अब परिपथ में क्या है, या तो शुद्ध प्रेरकत्व है या फिर शुद्ध धारिता है, दोनों नहीं है, ध्यान दें। या तो शुद्ध प्रेरकत्व है या शुद्ध धारिता है, तो उस स्थिति में फाई का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसलिए परिपथ में, इसलिए परिपथ की शक्ति, परिपथ में शक्ति या परिपथ की शक्ति एक ही बात है। P बराबर अभी आपने पढ़ा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, यही पढ़ा था इससे पहले, ठीक है ना।
तो VRMS इंटू RMS इंटू cos फाई, तो P बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई का मान हमने कितना निकाला, इस वाले और इस वाले में फाई का मान कितना है 90 डिग्री है ना, तो cos 90 का मान 0 होता है, तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर क्या हो गया, धारा, पावर कितनी हो गई, शून्य हो गई। अब पावर शून्य हो गई, इसका मतलब क्या है, परिपथ में धारा भी है, परिपथ में वोल्टेज भी है, लेकिन परिपथ में धारा क्या है, शून्य, सॉरी परिपथ में जो शक्ति है वो क्या है, शून्य है। इस धारा को वाटहीन धारा बोलते हैं, जिसमें इस धारा को क्या बोलते हैं, वाटहीन, यानी धारा तो बह रही है लेकिन कोई काम नहीं कर पा रही, कोई शक्ति उसमें है ही नहीं, ऊर्जा व्यय हो ही नहीं रहा। अब होता कैसे, देखो सिंपली आप ऐसा समझो कि अगर परिपथ में केवल जो है क्या लगा है, परिपथ में केवल L है, यानी कि V इक्वल टू V0, अब अग्रगामी पश्चगामी कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे L है, और यह परिपथ में केवल V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, और इसमें केवल एक संधारित्र जुड़ा है भाई C, ठीक है। इस वाले केस में अगर परिपथ में केवल जो है एक प्रेरकत्व जुड़ा है, शुद्ध प्रेरकत्व, तो क्या होता है कि पहले जो आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा इस ढंग से चलती है भाई, ऐसे चलती है। एक चीज और समझो कि किसी भी परिपथ में थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से क्या होता है कि P का मान 0 हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये होना असंभव है। असंभव इसलिए है कि कोई भी, अगर हमने किसी परिपथ में कोई संधारित्र जोड़ा है या फिर कोई क्या जोड़ा है, कुंडली जोड़ी है, तो कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। अगर कुंडली का कुछ ना कुछ प्रतिरोध नहीं होगा तो कुंडली को हमने जहां पे ज्वाइन किया होगा, जहां पे टांका मारा होगा, ठीक है ना, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो ऐसा होना असंभव है, लेकिन थ्योरेटिकली ये हम कहते हैं कि वाटहीन धारा प्राप्त हो सकती है आइडियल कंडीशंस में। वैसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ जो कनेक्टिंग वायर्स होंगे, कुछ ना कुछ उनका प्रतिरोध होगा, भले थोड़ा सा होगा लेकिन होगा जरूर। तो प्रैक्टिकली वाटहीन धारा प्राप्त करना असंभव है। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जब चलती है तो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, यहां से यहां तक एक चक्र हुआ या एक आवर्त हुआ, यहां से लेकर और यहां तक हुआ ना, पहले ऊपर फिर। अब होता क्या है कि पहले एक चौथाई चक्कर में, यानी कि यहां तक, यहां पे तक, ये दूसरा चौथाई चक्कर, ये तीसरा चौथाई चक्कर, और ये चौथा, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, T/4, T/2, 3T/4 और T बांट सकते हैं। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री हम उसको लिख सकते हैं, अगर हम एंगल के रूप में लिखना चाहें। तो होता क्या है कि पहले एक चौथाई चक्कर में, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए जब अगर परिपथ में केवल जो है एक कुंडली है, तो पहले एक चौथाई चक्कर में कुंडली जो है क्या करती है, अपने चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करती है। आप जानते हैं कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र, तो कुंडली अपने चुंबकीय क्षेत्र में पहले एक चौथाई चक्कर में धारा संचित करती है, ठीक है ना, या ऊर्जा संचित करती है, और दूसरे एक चौथाई चक्कर में उस ऊर्जा को, जब धारा कम होने लगती है तो धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए उस ऊर्जा को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। तो पहले एक चौथाई चक्कर में ऊर्जा संचित हुई, यहाँ ऊर्जा रिलीज हुई, फिर तीसरे एक चौथाई चक्कर में ऊर्जा संचित हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा क्या हो गई, रिलीज हो गया, फाइनली ऊर्जा का मान, पावर का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। वैसे ही ये वाला, ये क्या करता है, पहले एक चौथाई चक्कर में ये संचित होता है, इसमें आवेशन होता है, फिर दूसरे एक चौथाई चक्कर में उस जो आवेश या जो पावर इसने गेन की है उसको रिलीज करता है परिपथ में, फिर तीसरे चक्कर में उसको फिर गेन करता है, फिर चौथे में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो इसका आवेशन और निरावेशन होता है, इसका क्या होता है, आवेशन और
निरावेशन कितनी बार होगा, पहले 1/4 चक्कर में आवेशन, फिर दूसरे वाले में निरावेशन, फिर तीसरे वाले में आवेशन, फिर चौथे वाले में निरावेशन। तो इस प्रकार से परिणामी शक्ति शून्य हो जाती है। वैसे इसमें भी ये अपने ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, ऊर्जा को संचित करता है, फिर उस ऊर्जा को रिलीज करता है, फिर उस ऊर्जा को संचित करता है और फिर फाइनली उसको रिलीज कर देता है। तो जो परिणामी ऊर्जा होती है जो इसके भीतर संचित होगी वो 0 होगी। तो वैसे इसके में भी परिणामी ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। तो इस वाले परिपथ में भी और इस वाले परिपथ में जो पावर होगी वो शून्य होगी। इतना कहना था, ठीक है ना। और वाटहीन धारा काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप अपने पेपर्स उठा के देख लो तो कई बार ये पूछा जाता है। वाटहीन धारा का मतलब है कि परिपथ में धारा तो बहे लेकिन उसमें कार्य करने की क्षमता ना हो, ऊर्जा व्यय कुछ भी ना हो। और वो सिर्फ 2 कंडीशन में होता है, जबकि परिपथ में नंबर फर्स्ट या तो शुद्ध प्रेरकत्व हो और या फिर शुद्ध धारिता हो। आगे बात समझ में। तो आज के लिए यहाँ तक बहुत है, ठीक है, बाकी कल।